अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एज ऑफ चॉसर के बाकी जितने भी राइटर्स थे, ऑथर्स थे, पोइट्स थे, उनको डिस्कस करना है। जो जो नेम्स थे जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एज ऑफ चॉसर में, जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो अनअवॉइडेबल है। सो लेट डिस्कस। उसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो है जॉन वाइक्लिफ, द वेरी नोन पर्सन वाइक्लिफ। क्योंकि जब भी हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था। जब भी हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जॉन वाइक्लिफ का नाम ज़रूर आता है। और उसकी बर्थ हुई थी 1330, अराउंड 1330। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, and 1384, this is not the exact year when he was died. So it was estimated. So he was a theologian. Here उसने theology में उसको कमांड हासिल था theology पर. So he was a theologian. uh, and इसके अलावा वो philosopher भी था. He was a philosopher, एंड फिलोसफर के साथ साथ ही वॉज अ चर्च रिफॉर्मर, और उसको एक चर्च रिफॉर्मर भी कहा गया। हालांकि बाद में उस पर हेरेसी का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया था। ही वॉज कॉल्ड हेरेटिक, क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट गया हुआ था, और उन दिनों जो भी चर्च के अगेंस्ट जाता उसको हेरेटिक कहा जाता। हेरेटिक मीन्स गुस्ताख, और हेरेसी कि वो गुस्ताही कर लेता, और उसकी एक ही सज़ा होती कि उसको ज़िंदा जला दिया जाता। लेकिन क्या हुआ कि फिर जो ये लॉ लॉर्ड मूवमेंट था जिसमें वाइक्लिफ भी शामिल था, और उसके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे उनको ज़िंदा जला दिया गया था। जॉन वाइक्लिफ बच गया था जस्ट बिकॉज ही हैड सम रॉयल फ्रेंड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रॉयल फ्रेंड्स जॉन वाइक्लिफ बच चुका था। जॉन वाइक्लिफ जो था वो वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द फोर रनर्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कि उसने जो सबसे, अब यहाँ पर चर्च रिफॉर्म्स की हमने बात की तो यहाँ पर हम कहेंगे लिख लेंगे रिफॉर्मेशन। रिफॉर्म्स लेकर आना चाहता था चर्च में, क्योंकि देयर वाज सो मच करप्शन इन द चर्च. The Pope, the priest, the monk, even the squire of the church were involved in a corruptions. They had zero contribution, in in giving the moral message to the society. सोसाइटी को सही करने में, सोसाइटी को रिलीजियस करने में, उनकी मोरालिटी को सही करने में चर्च का जो किरदार था वो 0% था। वो सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करना चाहते थे और सिर्फ लोगों से पैसे बटोरना जानते थे। तो ये चर्च का काम था। बाइबल को वो अपने तौर पर वो लोग एक्सप्लेन करते थे, लैटिन में लिखा हुआ था, और एजुकेशन इतनी आम नहीं थी तो लोग ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं थे। जो रिलीजियस क्लास थी, जो बाइबल को समझते थे, जो अंडरस्टैंड करते थे, वो बाइबल को अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते और अपने फ़ायदे के लिए बाइबल को यूज़ करते। तो इस तरह से चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, इसलिए एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है, और इस मूवमेंट को हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहा कहते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि फिर इस मूवमेंट को फिर बाद में हेनरी द एट इसको फाइनल ब्लो के साथ प्रोटेस्टेंट जो उनका जो एक सेक्शन होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो फिर कैथोलिक का, एक कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशंस अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च होती है। सो क्योंकि वो रिफॉर्मेशन पे उसका जो मेन मकसद होता है वो क्रिटिसाइज़ करता है करप्शन को। जो करप्शन, ख़ास करके वो करप्शन जो चर्च में होती है, और चर्च की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी, या उनका जो स्टांस था वो वो सही नहीं था। और या फिर जो एब्यूज़ हो रहे थे चर्च में, एब्यूज़ एब्यूज़ ऑफ द पैप्सी, जिसको हम कहेंगे, क्योंकि जो पॉप अपनी जो उसके पास जो पोजीशन था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, और जो क्लर्जी थे, और ये सब कुछ जो जो पॉप्स थे, जो क्लर्जी थे, जो मोंक थे, ये सब के सब क्या थे, ये करप्टेड थे। और ये क्या कर रहे थे कि दे एडुकेटेड द सुप्रीमेसी ऑफ द स्क्रिप्चर एंड द राइट ऑफ लिएटी
to read and interrupt it. So उसने क्या किया था कि जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया कि उसने ही promoted the first complete translation of Bible. उसका जो सबसे अहम काम था उसका ये था कि उसने translation ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल किया, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल उसने प्रमोट किया। अब ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल को ट्रांसलेशन तो उसने की, लेकिन ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, इसलिए हम जॉन वाइक्लिफ के बारे में कह सकते हैं कि ही वाज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वो मॉर्निंग स्टार था। जॉन वाइक्लिफ को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं क्योंकि जॉन वाइक्लिफ की वजह से ये एक जो मूवमेंट था इसकी एक बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखी गई थी, जिसको फिर बाद में आर्थर एरास्मस और थॉमस मोर का जो वर्क है वो बेस्ट करता है, और उसके बाद फिर हेनरी द एट आ जाता है, जिसकी वजह से फिर एक प्रॉपर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, ये फिर प्रोटेस्टेंट सेक्शन जो क्रिएट हो जाता है, एंग्लिकन चर्च की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो ये मॉर्निंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं जॉन वाइक्लिफ को, क्योंकि उसने ट्रांसलेट किया था बाइबल को इंग्लिश में, विच इज़ और जिसको विच वाज डन बाय हिज फॉलोअर्स एज वेल, और उन फॉलोअर्स को हम लॉलार्ड कहते हैं। उसके जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे, जो जॉन वाइक्लिफ को मानते थे, उनकी बात को समझते थे, उनको उन फॉलोअर्स को नाम दिया जाता था लॉलार्ड्स। और अभी भी मैंने कहा कि लॉलार्ड्स के बहुत से फॉलोअर्स को उन्होंने ज़िंदा जला दिया था बिकॉज ऑफ द हेरेसी। तो उसकी जो जॉन वाइक्लिफ की जो ट्रांसलेशन थी वाज बेस्ड ऑन द लैटिन, जो लैटिन में एक बुक था जो ओरिजिनल बाइबल से, यही वजह थी कि वाइक्लिफ की जो ट्रांसलेशन थी वो ओरिजिनल बाइबल जो हिब्रू में था या फिर जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उससे नहीं थी, बल्कि एक लैटिन का जो टेक्स्ट था वेलगेट से उससे ली गई थी। बट लेकिन it introduced many new words, expression into English and influenced later English version of the Bible. और डेफिनेटली कि ये इट इज़ अ प्रीकर्सर टू द प्रोस एज वेल, क्योंकि इसको इस तरह से लिख किया गया कि फाउंडेशन प्रोस के लिए भी एक फाउंडेशन रखी गई थी। पहले ट्रांसलेशन फॉर द प्रोस पर्पस किंग एल्फ्रेड ने की थी। आप यहाँ पर जॉन वाइक्लिफ भी आता है, तो यहाँ पर जॉन वाइक्लिफ इस लिहाज से हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड नेम जो हमारे पास आता है वो उसको हम विलियम लैंगलैंड के नाम से जानते हैं। विलियम लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड वो भी अराउंड 1300 टू 14 इस तरह से हम 1330 से लेकर 1400 तक। अब यहाँ पर ये एस्टिमेटेड उसकी जो तारीख़ पैदाइश है या उसकी जो the year when he was died, so ये it was estimated, it was not confirmed. So ये भी क्या था, ये भी एक इंग्लिश पोइट था। he was also an English poet, और किस तरह का इंग्लिश एक पोइट था, who was best known for his allegorical and visionary poems। उसने एक पोइम लिखी थी जो एलिगोरिकल पोइम थी, जिसको हम नाम देते हैं, बहुत ही मशहूर पोइम है, पियर्स द प्लॉव Pierce the Plough Man, Pierce the Plough Man। सो ये पोम जो है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द ड्रीम विजन। इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ ड्रीम विजन्स आते हैं, सीरीज ऑफ द ड्रीम विजन्स आते हैं, इन विच द नरेटर व्हील, जहाँ पर एक नरेटर होता है जिसका नाम होता है व्हील। अब डेफिनेटली व्हील एलेगोरिकल कैरेक्टर है। अब वो क्या करता है कि सच इज फॉर द ट्रू, अब वो सच करता है द ट्रू क्रिश्चियन सच करते हैं द ट्रू क्रिश्चियन लाइफ को। और जो लेबरिंग होती है, जो लेबर की जो फ्रूट्स होती है, मतलब मेहनत करने की जो उसके बारे में ये पोएम हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसके अलावा द मीनिंग ऑफ साल्वेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ साल्वेशन, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि साल्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिश्चियनिटी में। तो साल्वेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसी पोएम में
इसकी करेक्टर्स के बारे में तो हमने कहा कि एलिगोरिकल कौन था, तो इसके करेक्टर्स भी एलिगोरिकल थे। तो ही ये जो मेन करेक्टर होता है ये encounters many other different characters such as Pierre the Ploughman as a simple and honest ploughman and who represent the ideal Christians। ये जो Pierre the Ploughman होता है ये खुद भी एक आइडियल क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करता है, आइडियल क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर विलियम लैंगलैंड आइडियल क्रिश्चियंस के बारे में बात करता है तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि उन दिनों में वहाँ पर जो आइडियल मतलब उसके जहन में जो क्रिश्चियंस थे उसने जो एक आइडियल फॉर्म दी थी क्रिश्चियन, हाउ टू बी अ क्रिश्चियन, इस तरह से सोसाइटी में लोग नहीं थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म कि जब आपको कोई चीज़ सोसाइटी में नज़र ना आए और फिर आप किसी एक आइडियलाइज्ड फॉर्म को आइडियल इंसान को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं कि इस तरह से क्रिश्चियंस इस तरह से होने चाहिए थे। इसका ये मतलब निकलता है कि उस दिनों कि जिस तरह से वो देख रहा था कि किस तरह से क्रिश्चियंस होने चाहिए उस तरह से क्रिश्चियन थे नहीं उन दिनों, तो इसलिए उसने एक आइडियलाइज क्रिश्चियन का जो एक फार्मूला था उसको लेकर आया था। और इसका एक और करेक्टर जो था जिसको हम होली चर्च के नाम से जानते हैं। अब होली चर्च क्या करता है, एक और करेक्टर है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अदर करेक्टर्स अदर करेक्टर्स के यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जिसमें एक करेक्टर जो है उसको होली चर्च का एक करेक्टर था, वो था होली चर्च हु इंस्ट्रक्ट व्हील। अब वो क्या करता है, जो व्हील होता है, व्हील भी एक करेक्टर होता है यहाँ पर, व्हील को इंस्ट्रक्ट करता है ऑन द डॉक्ट्राइन ऑन फेथ ऑफ फेथ। अब फेथ के बारे में उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब यहाँ पर एक और करेक्टर मिल होती है हमारे पास, लेडी मीड। अब लेडी मीड का क्या किरदार है, लेडी मीड वो होती है जो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्डली रिवॉर्ड को, दुनियावी जो वर्ल्डली रिवॉर्ड है उसको, वर्ल्डली रिवॉर्ड्स उसको रिप्रेजेंट करती है। और साथ में जो टेम्पटेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करती है, टेम्पटेशन ऑफ द वर्ल्डली टेम्पटेशंस को रिप्रेजेंट करती है लेडी मीड। अब ये पोएम रिफ्लेक्ट करता है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीक बीनी के साथ इसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके इश्यूज होते हैं सोशल या उसके जो इश्यूज पाए जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम, सच एज जहाँ पर एक हमारे पास जब हमने इसकी बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक रिवॉल्ट का जिक्र किया था जिसको हम नाम देते थे पीजेंट्स, पीजेंट्स रिवॉल्ट, पीजेंट रिवॉल्ट। अब ऑफ 13 जो 1381 में आया था। और इसके अलावा ये जो करप्शन ऑफ द क्लर्जी था या नोबिलिटी था, सो ये पोइम जो था, अगर हम इसकी टेक्निक्स के बारे में, इस पोइम की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, सो ये पोइम जो है इज रिटन इन अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्ड्स, अनराइम्ड, देयर वाज नो राइमिंग स्कीम, और इसमें एलिट्रेशंस था and is considered to be one of the earliest and most important works of English vernacular literature। and I hope आप लोगों को पता होगा कि ये जो vernacular literature है ये कौन सा literature है, vernacular लिटरेचर। ये वर्निक्यूलर लिटरेचर जो है वो लिटरेचर, लोकल लिटरेचर को जो आप अपने लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हो, मीन्स यहाँ पर जो इंग्लिश था वो लोकल लैंग्वेज थी, और वो ये जो राइटर्स थे, चाहे चौसर था या फिर वाइक्लिफ था या फिर विलियम लैंगलैंड था, ये इंग्लिश को ही प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश में ही लिख रहे थे, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये वर्निक्यूलर लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। अब इसके बाद जो राइटर है वो है हमारे पास जॉन। अब यहाँ पर जो दूसरा राइटर है जॉन गवर, और ये भी तकरीबन अराउंड 1330 में पैदा हुआ था एंड 1408 में ही वाज उसकी डेथ हुई थी। सो ये भी चौसर की तरह एक इंग्लिश पोइट था एंड चौसर का फ्रेंड भी था। ये भी एरिस्टोक्रेटिक था और मैन ऑफ लेटर था ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो इसने 3 लैंग्वेजेस में, इसके बारे में जो अहम चीज़ है कि उसने 3 लैंग्वेजेस में बात की थी, 3 लैंग्वेजेस उसने फोकस किए थे। अब कौन से 3 लैंग्वेजेस थे, उसमें लैटिन में भी काम किया था,
और इसने फ्रेंच में भी लिखा हुआ था और इसने इंग्लिश में भी काम किया था। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लैटिन में अगर हम उसके जो मेजर वर्क हैं जिसमें हमारे पास एक स्पेकुलम मेडिटांटिस, मिरर ऑफ द मेडिएशंस, अ कलेक्शन ऑफ द फ्रेंच पोएम। यहाँ पर अगर मैं फ्रेंच के एक पोएम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको हम लिख लेते हैं स्पेकुलम मेडी मेडिटांटिस। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या था, ये मिरर ऑफ, ये मिरर ऑफ मेडिएशन, ये मिरर ऑफ मेडिटेशन, सॉरी मेडिटेशंस इसके बारे में है। और ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इन फ्रेंच ऑन द वॉइसेस। किस चीज़ को, फ्रेंच, फ्रेंच में क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसमें ये लोग हाईलाइट, मतलब ये जॉन गवर क्या करता है, हाईलाइट करता है वॉइस को और वर्च्यूज़ को, दोनों वॉइस एंड वर्च्यूज़ दोनों को वो रिप्रेजेंट करता है और डिस्कस करता है। तो इसके अलावा जो लैटिन का उसका जो पोएम था, लैटिन में उसने कौन सा काम किया था, लैटिन में उसने लिखा था, लैटिन का जो काम था उसको हम कहते हैं वॉक्स, वॉक्स क्लेमेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस। अब वॉक्स क्लेमेंटिस का क्या मतलब निकलता है, वॉक्स क्लेमेंटिस कहते हैं कि द वॉइस ऑफ क्राइंग, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग, वॉइस ऑफ वन क्राइंग, वॉइस ऑफ वन क्राइंग, इसको हम कहते हैं वॉक्स क्लेमेंटिस। ये भी एक लैटिन पोएम था और इसमें जो पेजेंट रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट जो शुरू हुआ था 1381 में, और जहाँ पर एंड द मॉरल डिके ऑफ द सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को उसने रिप्रेजेंट किया था। जो इंग्लिश पोएम थी जिसको हम इंग्लिश पोएम में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो इंग्लिश पोएम्स थी, इंग्लिश का जो उसने पोएम लिखी थी, उस इंग्लिश पोएम को नाम दिया गया था लवर्स कन्फेशंस। तो अगर हम इसको लैटिन में लिख लेते तो इससे कन्फेशियो, कन्फेशियो एमेंड, कन्फेशियो एमेंटस, जिसको हम कहते हैं लवर्स, लवर्स कन्फेशन, लवर्स कन्फेशन। ये इंग्लिश पोएम था और जिसको हम कंसिस्टिंग ऑफ अ डायलॉग बिटवीन अ लवर एंड अ प्रीस्ट, ये एक डायलॉग्स था इसमें बिटवीन लवर एंड प्रीस्ट के दरमियान, एक प्रीस्ट ऑफ हम यहाँ पर प्रीस्ट ऑफ वेनिस कंप्लीटली लिख रहे हैं, वेनिस हु टेल हिम स्टोरीज ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लव। सो गवर का जो वर्क था शोज उसकी जो स्किल्स थी, उसकी जो नॉलेज थी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और उसका जो एक्सटेंस था मॉरली और पॉलिटिकल व्यूज़ उसकी जो थे, और उसकी जो मतलब मास्टरी थी ऑफ द डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स और इन जॉनरा पर। तो ये सब मिलाकर जॉन गवर एक इम्पॉर्टेंट पोइट हमारे पास बनता है। तो he also contributed to the development of the English as a literary language and influenced later writers such as Shakespeare। इन सबको भी उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है, जो नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर लास्ट वन, इसमें हमारे पास वो है हमारे वो उसको जॉन, जॉन मैंडवेल, जॉन मैंडवेल, जिसको हम वॉइस पोइट भी कहते हैं, मैंडवेल, जॉन मैंडवेल। अब जॉन मैंडवेल जो था ये, इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये कब पैदा हुआ था, और लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये फ्लरिश्ड हुआ था 14th सेंचुरी में। और ही वाज हम ये भी कह सकते हैं कि was supposed the author of the travel, जिसने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था the travels of Sir John, the travels of Sir John Mandeville। ये उसने एक किताब लिखी थी।
बुक था ऑफ द ये एक बुक था फंडर्स का दैट ही क्लेम्ड टू हैव सीन इन हिज जर्नी टू द ईस्ट। उसने क्लेम किया था कि उसने ईस्ट की तरफ मूव किया था और ईस्ट की तरफ उसने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था और वहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ों से इनकाउंटर हुआ था। सो ये बुक जो है ये कंपाइलेशन है ऑफ द वेरियस सोर्सेज सच एज द अकाउंट ऑफ, जिसमें हमारे पास कहानी है जिसमें हम मार्को पोलो वो मार्को पोलो की जो ट्रैवल से जो वॉयजेस मतलब जो चीज़ें हैं मार्को पोलो की वो सुनाता है। इसके अलावा ऑड्रिक इस तरह मार्को पोलो की तरह एक और होता है ऑड्रिक। और इसके अलावा जॉन ऑफ प्लानो। तो ये इन इन सब की कहानियों को मतलब जो मीथ्स है जो लेजेंड्स है जो फैबल्स है इनको सुनाता है अपने इस काम में। ये बुक जो है इज़ रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड लाइवली स्टाइल एंड इज़ फुल ऑफ exotic and fantastic description of the people, place, animals and customs। ये बुक जो था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने दौर में और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी था और इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, translated translated into many लैंग्वेजेस। और इसके अलावा जो अगर हम लिखते हैं कि इट स्टिमुलेटेड द क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशंस ऑफ द रीडर एंड इंस्पायर्ड एक्सप्लोरर राइटर्स एंड आर्टिस्ट। तो ये हमारे पास जो राइटर्स थे तो 5 राइटर्स थे आफ्टर द चॉसर, हम पढ़ सकते हैं जिसमें हमारे पास आप लोगों को हमने डिटेल में समझाया। आई होप कि this helps you to understand some of the aspect of the work of these four writers after the Chaucer. However, this is only a brief analysis. You may go deep and see the things by yourself, and क्योंकि इल्म कहते हैं ना कि इल्म तो एक समंदर है जिसमें आप जितना ही डीपली जाएंगे उतना ही आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। So there is much more to learn and appreciate about them and their works. So I would personally I would suggest you to read their works and some of the scholarly sources that I have, तो कि जो उसके अलावा ये जो एज ऑफ चॉसर है जॉन वाइक्लिफ है। सो ये इन सारी चीज़ों को अगर आप डिस्कस कर डीपली थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सो आपकी जो नॉलेज है इन राइटर्स के बारे में ये सॉलिड हो जाएगी और ये सीमेंटेड हो जाएगी। सो यू विल बी एबल everywhere, any time that you can answer the questions of anyone's, and if you are appearing in a test or in any exams, so you would be able to answer it completely and comprehensively. Thank you so much for the lecture.